यद्भासा भासते नित्यं जगति सच्चराचरं तमादिपुरुषं वन्दे भास्करं समुपास्महे। वन्दनीया मां सरस्वती, आदरणीयाः मञ्चस्थाः गुरुपादाः, गुरुवः, प्रियछात्राः, वस्तुतः यदा वयं नाहन्तः प्रस्थिताः तदा अस्माभिः चिन्तनं कृतं कस्मिन् विषये अस्माकं व्याख्यानं भवतु इति त्रयाणामपि चिन्तनम् आरब्धम्। तो सर्वैः आगत्य चिन्तितं किं भवेत् किं न भवेत्। मम मनसि अपि सहसा एव आगतं, श्वः तु मार्च मासस्य 21 दिनाङ्कः, अतः ज्योतिष वाले सभी छात्रों का, ज्योतिष वाले सभी जितने भी अध्ययन करने वाले हैं उनके लिए पर्व का दिन है 21 मार्च का दिन। तो आते हुए अचानक मन में उत्पन्न हुआ 21 मार्च का दिन है, इसलिए विषय मिल गया। तो आप सभी को प्रायः ज्योतिष पढ़ने वाले छात्रों को पता है आज 21 मार्च है, और आज के दिन की विशेषता शायद आपको पता है। तो कोई छात्र कृपया खड़े होकर बताए ज्योतिष की आज की क्या उपयोगिता है, आज के दिन की। ज्योतिष पढ़ने वाले है हम, कृपया क्वेश्चन बदे एक आज के दिन की विशेषता। हाँ, एक बदे हाँ जी, मंगलवार सर आज हमारा वर्ष में 2 दिन होते हैं, सायन मेष और सायन तुला। आज सूर्य मीन राशि को छोड़कर सायन मेष में प्रवेश किया है। वस्तुतः निर्यणमान से तो अपना वैशाखी जब होती है उस दिन अग्रिम राशि में प्रवेश करता है, मेष संक्रांति का दिन है वैशाखी। परंतु ये निर्यण और सायन का एक महान अंतर है, बहुत बड़ा विषय है। उसके अनुसार आज 21 मार्च को सूर्य मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में जाता है, और आज 3 वृत्त, आकाश में 3 वृत्त, जिसमें पृथ्वी चलती है, जिसमें सूर्य चलता है, और जो हमारा उन्मंडल वृत्त है, क्षितिज वृत्त जिसको हम बोल सकते हैं, उन तीनों का संपात होता है। संपात होने का मतलब है ये तीनों एक स्थान पर होते हैं। जिस वृत्त में पृथ्वी चलती है, जिसमें सूर्य चलता है, आज इकट्ठे ही है। और बड़ा सौभाग्य की बात, मैं थोड़ी देर पहले समय देख रहा था, 12:28 इस स्थान का स्थानीय मध्याह्न समय है। 12 बजे नहीं, 12:28। यहाँ का स्पष्ट मध्याह्न। स्पष्ट मध्याह्न मतलब आज के 12:28 पर हमारे सिर के ऊपर, बिल्कुल सिर के ऊपर सूर्य होगा, और उस समय की जो छाया होती है, उस छाया से ही दिग, देश और काल, इन 3 का साधन होता है। दिग साधन, देश साधन और काल साधन। इसलिए जब वेद विषय चल रहा था उस समय भी हमारे पास आया था कि काल विधान शास्त्रम। तो आज के दिन की विशेषता है, आज सूर्य मेष राशि में प्रवेश किया है। नाड़ी वृत्त, क्रांति वृत्त, हमारा उन्मंडल वृत्त अथवा क्षितिज वृत्त जो है वो एक ही धरातल पे है। समान धरातल पे होने के कारण आज दिनमान और रात्रिमान बिल्कुल समान है। 12 घंटे का दिन और 12 की आज रात्रि है। जिस समय सूर्योदय सुबह हुआ होगा, सूर्यास्त बिल्कुल उसी समय ही आज होगा। ये साल में 2 ही दिन ऐसी घटना हो पाती है, अन्यथा आगे पीछे समय बढ़ता घटता रहता है। निरक्ष अक्षांश देशों में, जहां निरक्ष है, अक्षांश का भाव है, लंका इत्यादि 4 जो कोटियां हैं, नगरियां हैं, उनमें दिन रात्रिमान सदा ही समान रहता है। परंतु ध्रुव तारा के उत्तर ध्रुव में ऊपर उठने के कारण जहां पे अक्षांश की स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थान पर दिन रात्रिमान हमेशा ही घटता बढ़ता रहता है। आज का 21 मार्च और आज से 6 महीने बाद 21 मार्च के बाद 6 महीने बाद 21 सितंबर
21 मार्च और 21 सितंबर के बाद जो आज स्थिति है वही स्थिति 21 सितंबर को आज के 6 महीने बाद आएगी। 6 महीने बाद फिर से यही स्थिति उत्पन्न होने हो जाएगी, दिनमान और रात्रिमान बराबर। और आज के दिन से 3 महीने बाद सबसे बड़ा दिन और 3 महीने पीछे सबसे बड़ी रात। 21 मार्च से 3 महीने आगे अप्रैल, मई, जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। परंतु कहां पे? उत्तरी ध्रुव की तरफ जो रहने वाले हैं, हम सभी भूगोल के छात्र हैं, पहले 10वीं तक पढ़ा है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा हुआ है, उत्तरी गोल और दक्षिणी। उत्तरी गोल की तरफ यह स्थिति होती है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और दक्षिणी ध्रुव में विपरीत है, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। उसके बाद फिर दिन रात्रिमान, वो जो दिनमान बढ़ गया था 21 जून तक, वो कम कम होता आता है। 21 सितंबर के दिन फिर से दिन रात्रिमान बराबर। फिर से 21 सितंबर के बाद 3 महीने बाद, सितंबर बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 21 दिसंबर तक फिर से वो 21 सितंबर के बाद दिन रात्रिमान बढ़ता चलता है। और 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन हो जाता है। परंतु ये स्थिति है उत्तर गोल में, दक्षिण गोल में विपरीत है। 21 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी गोल में रहने वाले जो है उनका सबसे बड़ा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात हो जाती है। ये आज के दिन की विशेषता है। आज ज्योतिषियों का पर्व है, एक पर्व के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। सुबह सूर्योदय से लेकर ही पर्व मनाया जाता है। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य की छाया से दिशाओं का निर्धारण, क्योंकि सूर्य जिस दिशा में उदय होता है वही कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। सूर्य पूर्व दिशा में उदय नहीं होता है, परंतु सूर्य के उदय होने से वो दिशा पूर्व हो जाती है। इसलिए आज का दिन से काल साधन किया जाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनको विदिशाएं, 4 विदिशाएं, इनका साधन आज के दिन ही किया जाता है। स्पष्ट पल्लवा का साधन करके, पल्लवा के बाद चरखंड का साधन करना, चरखंड के बाद जो लंका में उदयमान है राशियों का, उनका अपने स्थानीय अर्थात डोगी के सोदेमान निकालने, किस राशि का उदय कब होगा इस स्थान पर, इसको निकालने की प्रक्रिया साल में सिर्फ 2 ही दिन होती है। और वही दिन आज पवित्र दिन है ज्योतिषियों का। इसलिए काल साधन, ये जो काल साधन है, यह परंपरा वेद काल से लेकर प्रारंभ चल रही है। जैसे हम पहले से सुनते आ रहे हैं षड वेदांग, क्योंकि वेदों का जो प्रयोजन था, वेद के व्याख्यान में हमने सुना ही, वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिता यज्ञा, कालानुपूर्वा विहिता यज्ञा। वो जो यज्ञ करने हैं वो किस स्थान में, किस समय करने हैं, किस मुहूर्त में करने हैं, ताकि वो अभिष्ट फल को देने वाले हो। पौर्णमास्याम यजेत, प्रातः जुहोति, बसंते ज्योतिषा यजेत इत्यादि जो विधि वाक्य है उनके अनुसार से वह यज्ञ उस काल विशेष में किए जाए जिससे कि वो अभिष्ट फल को देने वाले हो। इसलिए ही ज्योतिष शास्त्र का विधान हुआ, काल विधान हुआ। तो काल विधान, काल जो वृत्त है वो नाड़ी वृत्त को ही काल वृत्त कहते हैं। नाड़ी वृत्त का ही दूसरा नाम काल वृत्त है। और नाड़ी वृत्त किसमें है? जिसमें पृथ्वी चलती है। इसलिए पृथ्वी के हिसाब से ही काल साधन हुआ। क्यों काल साधन हुआ पृथ्वी के हिसाब से? ये काल क्या है? क्योंकि पृथ्वी को जो 360 अंश होते हैं एक वृत्त में, वो 12 राशियों से ही उत्पन्न हुए। एक राशियों में 30 अंश, 12 राशियों में 360 अंश होते हैं। और इसकी विशेषता है कि पृथ्वी का जहां पे अक्षांश रहित स्थान है, जिसको हम लंका कहते हैं, उस लंका में जिसको मध्य भूपरिधि है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देंगे। यदि हम एक फल को ले लीजिए, उसको 2 भागों में बांट लीजिए, तो मध्य भाग में लंका है, अक्षांश रहित। अर्थात अक्षांश रहित मतलब ध्रुव तारा बिल्कुल क्षितिज में धरातल में दिखाई देता है। उस पृथ्वी के चारों तरफ, एक तरफ लंका है, सिद्धकोटि है, यमक है इत्यादि जो 4 स्थान है, और उससे फिर 90 डिग्री पर सुमेरु है, 90 पे ही कुमेरु है। ये चारों स्थानों पर एक ही समय पे 4 स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए जो सावन दिन को भू दिन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यदि लंका में एक जगह सूर्योदय हो रहा है, इस समय वर्तमान में एक स्थान पे सूर्योदय हो रहा है, इस समय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है,
तो पृथ्वी के ही दूसरे स्थान पर इसी समय सूर्यास्त भी हो रहा है, और पृथ्वी के एक स्थान पर मध्याह्न हुआ है, और पृथ्वी के एक समय में इस समय मध्य रात्रि हुई है। 4 काल की स्थितियां इस समय वर्तमान में इस समय निरंतर रूप से हो रही है। यही नाड़ी वृत्तकार काल साधन का एक विशेष उदाहरण है। तो ये कहां से हुआ है? इस पृथ्वी को जब 4 भागों में बांटा गया, यहां से 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे अक्षांश के हिसाब से 90 डिग्री ऊपर वो चारों नगरियां हैं। इसलिए हमारा जो दिन होता है, दिन रात्रि व्यवस्था जो हमारी है, वो भूमि के गति के अनुसार है। भू आसरस्तु भूभ्रमः, भूमि का दिन जिसको हम सावन दिन कहते हैं। पिछले दिन ये विषय आया है आपके पास नवविध कालमानों में। जो सावन दिन है, सावन दिन की परिभाषा यही कही है, उदयाद उदयम भानु भूमि सावन वासरः। एक स्थान के सूर्योदय होने से डोगी में जब सूर्य का उदय प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया, अग्रिम दिन फिर से जब सूर्योदय हो गया, वही सावन दिन है। अर्थात सावन दिन मतलब स्थान के भेद से सावन दिन है। डोगी का स्थानीय सावन दिन अलग से है, 10 किलोमीटर आगे जाकर के सावन दिन जो है वो अलग से होने वाला है। इसलिए काल साधन नाड़ी वृत्त से, और उस नाड़ी वृत्त का क्रांति वृत्त का एक स्थान पर संपात होना, और संपात होने से वो विश्व दिन कहलाना। हम सभी ने पढ़ा होगा कि सूर्य की छाया, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमि पर सीधी कब होती है, उसके बारे में आप सभी ने यहां आने से पूर्व इस चीज का अध्ययन किया होगा। तो ये जो काल साधन है अथवा दिन रात्रि की व्यवस्था है, यह सभी की अपनी अपनी अलग से है। जो 9 प्रकार के हमारे मान है, उन मानों में सबकी दिन रात्रि की व्यवस्था अलग से है। वो सूर्य की अलग से है, चांद्रमान की अलग से है, हम पृथ्वी पे रहने वालों की सावन मान से अलग है। विदुत ऊर्ध्वभागे पितरो वसंत, चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग पे रहने वाले पितरों की अलग से हैं, देवताओं की अलग से हैं, मनु की अलग से हैं, बृहस्पति की अलग से है, और अंत में जाकर जो इस सबको देखने वाले हैं, सबके राजा अर्थात ब्रह्मा जी, उनकी सबसे अलग से है। तो इस सभी के अंदर की जो व्यवस्था है काल व्यवस्था, इस काल व्यवस्था को भी 9 भागों में क्रमशः बांटा हुआ है। उस काल व्यवस्था के अनुसार से ही पृथ्वी पर किस मान से किस चीज का व्यवहार करना है, इस तरह का हमने हमारे जो ग्रंथ है पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ सूर्य सिद्धांत, उसके अंतिम में जो त्रयोदश अध्याय है, उसमें स्पष्ट रूप से आता है चतुर्भिर्व्यवहारो सौर सावन चांद्र अक्षयी। सिर्फ 4 मानों का ही प्रयोग होता है, सौर का, सावन का, चंद्र का और नक्षत्र का। इन 4 मानों का ही प्रयोग होता है, अन्य का व्यवहार में हमारा प्रयोग नहीं होता है। सामान्य रूप से मुझे एक विषय बताना है आपको, उदयास्त जो व्यवस्था है ग्रहों की, उदय और अस्त होना। सामान्य रूप से उदय हम उसी को मानते हैं, जब सूर्य का उदय हुआ तो हमारे लिए वही उदय है। पूर्व क्षितिज में जब सूर्य क्षितिज से ऊपर आया तो उदय, और पश्चिम क्षितिज में 6 राशि के अंतराल पे जब सूर्य हमारे क्षितिज से नीचे चला गया तो उसकी हम अस्त संज्ञा मानते हैं। उदय और अस्त की सामान्य रूप से ही यही परिभाषा है। सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मांड कैसा है, तो हमारे सभी के घर में एक पात्र होता है जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, कटाह। कटाह द्वय संपुटम, यह जो आकाश है, ब्रह्मांड है, ये 2 कढ़ाइयों की तरह है। और वो कढ़ाई का जो भाग है हमारा, एक कढ़ाई जो हम देख रहे हैं और उसके ऊपर और उसी तरह दूसरी कढ़ाई रख लो तो वही ब्रह्मांड है। और उसके मध्य भाग में जहां से उठाने वाला वो है, उसके मध्य भाग में ये पृथ्वी है। और उस पृथ्वी को सभी ब्रह्मांड का जो केंद्र है पृथ्वी है, और इस सभी पृथ्वी के केंद्र से ही सारी ग्रहों की कक्षाएं आपस में चल रही है। तो उस पृथ्वी के पूर्व भाग में हमारा पूर्व क्षितिज मानते हैं, धरातल जिसको हम मानते हैं। उस धरातल में जब कोई ग्रह आता है, ग्रह मतलब पिंड है, आकाश में जो पिंड है, पिंड हमारे यहाँ पंजाबी में एक शब्द चलता है पिंड, गांव, इकट्ठा, समुदाय। पिंड ग्रहों को भी हम पिंड, अपने हम शरीर को भी पिंड ही कहते हैं। वो श्राद्ध वाला पिंड मत समझना, वो भी पिंड ही है। हमारा शरीर भी पिंड है। और जो हम ग्रहों को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम देखते हैं बिंब रूप में। ये पिंड और बिंब की अवधारणा है।
पिंड जो है उसका मूल शरीर है, जो आकाश में बनने वाले पिंड है वो उसी तरह के हैं जिस तरह की हम नदियों के पास जाते हैं, वहां गोल गोल पत्थर देखते हैं। और वो गोल ही क्यों है? तो वो गोल इसलिए है कि वो बहुत दूर से चलते हुए अपनी सुदीर्घ यात्रा को करके आए हैं और आपस में बहुत टक्कर टक्कर करके बचे हैं, पहुंचे हैं, और उसका अंदर का केंद्र भाग ही बचा है, जो कि इस तरह का मूल भाग है जो अभी टूट नहीं सकता है आसानी से। उसी तरह वह ग्रह आकाश में जो पिंड है, उन पिंड का जो उदयास्त की व्यवस्था है वो सामान्य रूप से पूर्व क्षितिज में जब ऊपर को आते हैं, आकाश की जो कक्षाएं हैं, अभी जो कटाह द्वय संपुटम कहा था कि कटाही का एक भाग ही हमें दिख रहा है, हम इसी को ऊपर आकाश देखते हैं, परंतु जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे भी है। वो 6 राशियां ऊपर है और 6 राशियां नीचे है। तो जब कोई भी ग्रह का उदय होता है तो हम हमेशा ही उदय उसका पूर्व क्षितिज में मानते हैं। पूर्व क्षितिज में उदय होने के बाद क्रमशः पश्चिम क्षितिज में उसको अस्त मानते हैं, जिस तरह का हम व्यवहार में सूर्य के द्वारा देखते भी है। एक क्षितिजानुरोधेन। दूसरा हमारा उदयास्त होता है कालांशानुरोधेन। हमने विवाह इत्यादि संस्कारों में हमने सुना होगा आज अब शुक्र अस्त हो गया है, विवाह इत्यादि कर्म नहीं होंगे, गुरु अस्त हो चुका है। अन्य भी ग्रह अस्त होते हैं परंतु उनका हम मुहूर्त आदि में ज्यादा प्रयोग ना करने के कारण गुरु शुक्र आदि के अस्त का ज्यादा विचार करते हैं। तो ये अस्त क्या है? क्या ये पश्चिम क्षितिज में अस्त हो जाना है? नहीं। जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत समीप आ जाता है तो वह अस्त की उसकी संज्ञा हो जाती है। इस तरह का क्यों? क्योंकि सूर्य का जो अपनी किरणों का प्रभाव है उसके समीप जाने से वह ग्रह दिग्गोचर नहीं होता है, जिस कारण से उसकी संज्ञा सिद्धांत ज्योतिषकारों ने अस्त कही है। द्विसप्तवेदिन्दुखा पंचभागा, इनके सभी के अंश बताए गए हैं। जब कोई ग्रह सूर्य से इतने अंश पीछे होगा तो वह अस्त होना शुरू हो जाएगा, उसके समीप पहुंचेगा तो परमस्त होगा, उसके आगे निकल जाएगा तो वो उसकी उतने ही अंशों बाद उसकी उदय संज्ञा होगी। इस तरह के अंशों को उदयास्त संज्ञा दी गई। इसी तरह ये जो अंश है वो सभी ग्रहों के हैं। तीसरा जो हमारा उदयास्त का भेद आता है वो ज्योति दिग्दोष कारण से होता है। हम सभी देखते हैं अभी बाहर जाकर के ग्राउंड में ऊपर देखेंगे आकाश में तो शायद हमें तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। रात को जाते हैं तो हमें टिम करते हुए वो चमकते हुए वो दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसा क्यों होता है आप बताइए, ऐसा क्यों होता है? दिन में वो दिख नहीं रहे और रात को दिखने लग जाते हैं, सूर्य की किरणों के कारण ऐसा होता है। तो रात को सूर्य अस्त हो जाते हैं, सूर्य अस्त हो जाता है इसलिए वो आकाश में हमें दिखाई देते हैं, ऐसा ही अर्थ है, ऐसा अर्थ है। अथवा हमारा जो पृथ्वी का भाग है उसके ऑपोजिट भाग में सूर्य चला जाता है, ऐसा है, ऑपोजिट भाग में सूर्य चला जाता है, इसलिए जो तारे यहाँ पे दिखेंगे वो अमेरिका वालों को नहीं दिखेंगे। अभी अमेरिका वालों को तारे दिख रहे हैं, हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो ये कारण क्या है? सूर्य के द्वारा जो प्रकाश जा रहा है उसके सामने पृथ्वी का जो भाग आ रहा है वो प्रकाशित, और उसके विपरीत भाग में सूर्य के सम्मुख जो भाग है वो उदय भाग माना जाता है, और उसके विपरीत भाग में सूर्य की किरणों के ना जाने के कारण वह अंधकार में हो जाता है, जिसके कारण ग्रहण की जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, जो कि हम जानते हैं पूर्णिमा में यही स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य से चंद्रमा का जो अंतर होता है वो कितने डिग्री का हो जाता है? चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कितने डिग्री की होती है? अंतिम वर्ष वाले चंद्र ग्रहण अधिकार, सूर्य से चंद्रमा की स्थिति कितने अंश की होती है जब चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के अंत में? 180 डिग्री की, क्योंकि सूर्य के द्वारा जो जाने वाली किरणें थी चंद्रमा पर, उसके बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य के द्वारा जो टॉर्च लगी थी उसके बीच में पृथ्वी आ गई, उसने वहां से आगे अंधकार दे दिया, उसके बीच में चंद्रमा चला गया और चंद्रमा को ग्रहण लग गया। ये स्थितियां उत्पन्न होती है। तो ये जो ग्रहण की स्थितियां हैं अथवा ग्रहों का उदयास्त है, ये 3 प्रकार से माना गया है। दिन रात्रि जो व्यवस्था है वो क्षितिज के अनुरोध से, कालांश के अनुरोध से और ज्योतिर्दिक दोष कारण से उत्पन्न होती है।
ये जो सभी स्थितियां उत्पन्न पृथ्वी पर होती है ये पृथ्वी के ही संचरण के अनुसार से होती है। इसलिए एक ही वाक्य में निष्कर्ष रूप में निकलता है भूभ्रम होने के कारण भू का दिन उत्पन्न हुआ और भू के दिन उत्पन्न होने से ही जितनी भी आकाशीय ग्रह स्थिति है वह उत्पन्न हुई, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। जितना भी हम दृग्गोचर कर रहे हैं, आकाश की जो भी ग्रह स्थिति उत्पन्न हो रही है वो पृथ्वी को केंद्र मान के हो रही है। केंद्र इसलिए माना है क्योंकि हम यहाँ पर विद्यमान है। इस तरह का केंद्र मानने के कारण जो भी आकाश की सारी ग्रह स्थिति है वो भू केंद्राभिप्रायिक होने के कारण समस्त आकाशीय घटना और उन आकाशीय घटनाओं का पृथ्वी पर जो हम प्राणी है हमें उसका फल प्राप्त हो रहा है, यही निष्कर्ष है। तो इतना ही बोलता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।